Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKeet. Today we are going to discuss about the new book and definitely the new curriculum of सरगोदा बोर्ड बायोलॉजी। जैसे कि आप सबको आइडिया है कि सरगोदा बोर्ड की जो बुक है वो इस साल चेंज हो गई है। करिकुलम 2025 आया है जो कि बेसिकली 23 जो करिकुलम था यानी 2023 का जो करिकुलम था उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसका बेसिक ये है कि लेक्चर जो हो वो कॉन्सेप्ट बेस होने चाहिए, डाटा कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। सो दैट्स वाई बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बुक विद द वेरी बेसिक एंड वेरी ईजी चैप्टर जो कि सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस का है। ऑल दो कि बुक के सीक्वेंस में ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हमने इसलिए ये चैप्टर सबसे पहले डिस्कस करना है। ये सबसे पहला चैप्टर हमारे लिए ये होगा चैप्टर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। रीज़न इसका ये है कि आपको बच्चा ये चैप्टर फेमिलियर होता है, आप पढ़ के आ चुके होते हैं। मैट्रिक में 9th में आप ये पढ़ते हैं। ऑर्गेनेलिस का एक छोटा सा इंट्रो होता है और हमने इसी चीज़ को फर्स्ट ईयर में 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो बच्चे के लिए ज़रा इजी हो जाता है बेसिक लेवल से स्टार्ट करना। और इंशाल्लाह ताला हर चैप्टर के हर टॉपिक का लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। But today we are going to start our lecture with the most important and very easy topic, that is cell. सेल के बारे में हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहले हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और फिर हम लेक्चर के पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के ओवरव्यू के ऊपर कि चैप्टर में हमने किस सीक्वेंस में चीज़ों को स्टडी करना है। तो बेटा जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स एंड जिसको SLO का नाम दिया जाता है। इस पूरे चैप्टर की मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल को डिस्कस करना है, जिसमें हमने बेसिकली इसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ डिटेल में देखनी है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करना है। ऑर्गेनेलिस को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला हमने जो है ना डिस्कशन करनी है डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स की जो कि यूज़ होती हैं इन ऑर्गेनेलिस की स्टडी के अंदर। हमने एनिमल प्लांट सेल का डिफरेंस देखना है, हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंस देखना है। फिर उसके बाद हमने डिटेल में पढ़नी है कि सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी सिग्नलिंग्स हो सकती हैं या टाइप ऑफ सिग्नलिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट अगर होगी तो किस किस्म की होगी, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या होती है, और हम कहते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो डिटेल है वो। और हमारे पास कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जैसे कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस होंगी, इसकी क्या कैटेगरीज़ होती हैं, और फिर एट द एंड हमने ये देखना है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं अभी रिसेंटली। सो दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने लेक्चर का एक सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हमने सेल के और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है हमारा, द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द सेल, वो हमने डिस्कस करना है। अब सेल के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने दो और चीज़ें भी ऐड कर लेनी है। पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अबाउट बायोलॉजी, कि ये जो एक ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच होती है, आप इसको क्या बात करते हैं, क्या नाम है। ठीक है, सो आपको पता है इस चीज़ का कि वर्ड बायोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग या कुछ बुक्स में आप कहती हैं स्टडी ऑफ, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है रीजनिंग ही होता है। लॉजी का मतलब है, लॉजी का जो वर्ड है ना लॉजिक से निकला है, तो लॉजी मीन्स लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या है, रीजनिंग। सो बायोलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजी का। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजी का, लाइफ का। और यहाँ पर आपने देखा है कि एक वर्ड यूज़ हो रहा है लाइफ, यानी लाइफ क्या चीज़ है, और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है हेडिंग के साथ कि लाइफ क्या चीज़ होती है। सो सेल का जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, बेसिकली हम लाइफ को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ही छोटे से लेवल पर, एक बहुत ही बेसिक या आप कहते हैं द वेरी फर्स्ट लेवल जिसको हम सेल का नाम देते हैं। ठीक है, सो लाइफ की डेफिनेशन जो होती है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्टिंग्विश, लाइफ की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड डेड ऑर्गेनिज्म। सेट ऑफ प्रॉपर्टी भी आप बोलते हैं, सेट ऑफ
करेक्टरिस्टिक्स का भी वर्ड यूज़ किया जाता है, सेट ऑफ ट्रेट्स, ये तीनों जो है ना टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं। मतलब इसका यही है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जिसकी वजह से आप कहते हैं कि अगर ये चीज़ें शो होंगी तो वो चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर होगा, अगर ये नहीं है तो उसका मतलब है कि या तो आप डेड ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे इसको, या फिर आप उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या मैटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को, लाइफ की डेफिनेशन को आपने लाजमी याद रखने हैं, और ये 3 टर्म आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि सेट ऑफ प्रॉपर्टी हो, चाहे सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक हो, चाहे सेट ऑफ ट्रेट्स हो, तो इसका मतलब यही है कि आप सेल की और लाइफ की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फिर लाइफ की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं, जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज़ अबाउट सेल, कि सेल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक स्क्रीन पर डेफिनेशन भी आपको गिवन है बुक के अंदर भी, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको आप नाम क्या देते हैं सेल का, यानी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी डेफिनेशन बेटा ये आती है, नोट कर लेंगे सारे बच्चे, सेट ऑफ द बेसिक सेल की दूसरी डेफिनेशन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ शोइंग ऑल द एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड सेल। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज़, उसको हम नाम देते हैं सेल का। यानी दूसरी जो चीज़ हमने कही, पहला क्या था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर हमने कहा एक और टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आप कहते हैं कि वो सेल है। इसके अलावा बेटा आप इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके अलावा आप कहते हैं कि एक तो हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, फिर आप कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद आप कहते हैं इसको कि दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 तरह की टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं एमसीक्यूज़ में, तो आपने ख्याल रखना है इसका। फिर हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, तो हम कहते हैं चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, लाइक अमीबा हो या बैक्टीरिया हो, जो बिल्कुल सिंगल सेल है, वो भी तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा, तमाम प्रॉपर्टीज़ शो करेगा जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल और प्लांट सेल है, तो वो भी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ लाजमी शो करेगा जिसमें लाइफ रिप्रेजेंट हो रही है, जो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। सो हम कहते हैं कि जो सेल्स होती हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, लाइक एनिमल है, प्लांट है, सो दीज आर कंपोज्ड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट, हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज हैं या इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ करते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है सर्वाइवल। ठीक है, यानी सर्वाइवल का आप वर्ड यूज़ करते हैं कि लाइफ बड़ी ज़रूरी होती है, इसका सर्वाइवल बड़ा ज़रूरी है। सो इन चीज़ों की वजह से हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइफ, या आप इसको, इस प्रॉपर्टी को, सेट ऑफ प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मैटर से डिस्टिंग्विश करते हैं। सो वही चीज़ हमने अब आगे डिटेल में देखनी है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम कहते हैं एक्चुअली ये हमारे पास लाइफ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करती हैं, यानी अगर ये उसमें होंगी तो आप उसको लिविंग कंसिडर करेंगे, अगर उसमें नहीं है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि वो क्या चीज़ है, आप उसको डेड मैटर या फिर आप उसको डेड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो बेटा ये जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो नंबरिंग आपने थोड़ी ख्याल रख लेनी है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है न्यूट्रिशन को। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं कि सेल ने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करना होता है इन्वायरमेंट से टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स एंड टू ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो आपने ये ऐड कर देना है, इसके साथ एक लाइन ऐड कर दी है कि बेसिकली जो सेल्स होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, ऑटोट्रॉफिक सेल एंड हेटरोट्रॉफिक सेल। ठीक है, कि जो मोड ऑफ, हम न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर
टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो अकॉर्डिंग टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं दे अंडरगो फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड टू ड्राइव देयर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देन हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कहती हैं फॉर एग्जांपल जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल get their nutrition from multiple resources to produce energy, ठीक है। यानी एनिमल सेल गेट मल्टीपल रिसोर्सेज टू obtain their nutrition to produce energy, build cellular structures and biochemical reactions। तो उसको आप न्यूट्रिशन कंसिडर करते हैं या आप न्यूट्रिशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। सो वर्ड होम्यो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। यानी होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, सेम, और स्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग। सो होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है, बेसिकली हम कहते हैं, ये डेफिनेशन आपने लाजमी ऐड कर लेनी है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अराउंड इट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। यानी वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को इतना स्टेबल मेंटेन कर रहे हैं कि बाहर किसी भी किस्म का अगर कोई चेंज आता है, चाहे वो फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंज को, चाहे कोई भी चेंज आ रहा है, कोई हार्म है, कोई भी चीज़ है, तो वो ईज़िली सेल जो है वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो हम कहते हैं कि सेल ने जो है स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करनी है, चाहे वो रेगुलेट करे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, इसको किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी तो इसने न्यूट्रिएंट की इनटेक कर लिया, फिर उसको यूटिलाइज़ कर लिया किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या चीज़ हो गई, इनटेक हो गई। अब मूवमेंट हुई है ताकि अपनी अंदर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सके और स्टेबल कंडीशन को मेंटेन कर सके। इसी तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल ने जो है, हम कह देते हैं कि सेल को अब रिक्वायरमेंट नहीं है और वेस्ट मटेरियल उसके पास बहुत सारा पड़ा है, तो सेल ने उस वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया है। तो ये भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करवाई है कि मैटर जो वो बाहर रिलीज़ कर दे, क्योंकि सेल को इसकी ज़रूरत नहीं थी, ताकि अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। इस चीज़ को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। तो ये होती है मूवमेंट अक्रॉस द सेल, यानी इन और आउट मूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो अंदर मूवमेंट करवाई है, चीज़ को यूटिलाइज़ करना था, और अगर ज़रूरत नहीं है तो मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ करवाई है, ताकि जो एक बर्डन है, एक वेस्ट मटेरियल है, वो रिलीज़ किया जा सके। नंबर 3 हमारे पास आती है जी रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या चीज़ होती है, रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे सेल अपनी एनर्जी को जनरेट करता है, और ये जनरेट करने के लिए हम कहते हैं कि सेल 2 तरह की रेस्पायरेशन करते हैं। या आपने डाटा लाजमी इस लाइन के बाद ऐड कर लेना है, यानी फर्स्ट लाइन आपकी यही रहेगी, सेल जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन। फिर आपने कहना है सेल परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। एक को आप नाम देते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, ठीक है, और एक को आप नाम देते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आप कहते हैं कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज़ ATP, ठीक है, जो कि सेल के लिए एनर्जी करेंसी होती है, जो सेल तमाम एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ करेगा। और इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन सेल जो है वो क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो परफॉर्म करता है, ताकि सेल तमाम जो है ना वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो आपने क्या ऐड करना है, रेस्पिरेशन क्या होगा कि सेल जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। सेल अंडरगो 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू रिलीज ATP, दैट इज़ ATP इज़ एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। और इन केस ऑफ, आप फिर आगे एक लाइन ऐड करेंगे, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन सेल अंडरगो आइदर क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये आपने रेस्पिरेशन में भी ऐड कर लेना है, और आपने ये भी याद रखना है कि 2 तरह की रेस्पिरेशन थी। एक को आपने नाम दिया कि वो एनारोबिक है, और एक को आपने नाम दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक के केस में ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, और एरोबिक के केस में आपने कहा है कि जी क्रैब साइकिल हो रहा है,
ठीक है, और इसके साथ आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब ये दो तरह की आपने चीज़ें याद रख लेनी है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कि वो दो होती हैं और उसमें टोटल कितने चीज़ें हो रही होती हैं, तीन काम। एक ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है, और क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये साइकिल है और ये एक पूरी चेन है, सीरीज़ है, जिससे एनर्जी बनती है इन तीनों से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ हमारा पॉइंट है मूवमेंट के हवाले से। तो मूवमेंट क्या चीज़ है कि सेल ने तो मूव करना ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स लाइक स्पर्म सेल्स अपने फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहती हैं सोमेटिक बॉडी सेल्स या ऑर्डिनरी बॉडी सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये मूव करते हैं ब्लड स्ट्रीम की मदद से टू द इन्फेक्शन साइट, ताकि वहाँ पर जो है आपको एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड कर सके, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि सेल ने जो है इनसाइड द सेल हम बात करते हैं कि ऑर्गेनेलीज भी मूव करते हैं ताकि वो वाइटल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। सो ये मूवमेंट में आपने लाजमी याद रख लेना है। जर्म सेल्स की एग्जांपल में कौन सा सेल यहाँ पर है, स्पर्म सेल, और सोमेटिक या ऑर्डिनरी बॉडी सेल की एग्जांपल में कौन सा सेल आता है, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल का जिक्र हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सक्रीशन की एक्टिविटी है, यानी प्रॉपर्टी है। नंबर 5 हमारी हेडिंग रहेगी एक्सक्रीशन की। तो इसकी डेफिनेशन आपने ऐड कर लेनी है। द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और फिर आपने ऐड करना है कि सेल रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ताकि टॉक्सिक चीज़ें उसमें बिल्टअप ना हो, प्रिवेंट हो जाए, टॉक्सिक चीज़ मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सेल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है, क्योंकि सेल ने इसको एक्सक्रीट करना है ताकि ऑक्सीजन की इनटेक कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर सके, एलिमिनेट करा सके। इन केस ऑफ लिवर सेल एंड किडनी सेल हम कहते हैं कि यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि उस सेल ने, लिवर सेल ने और किडनी सेल ने रिमूव करना है। कि लिवर सेल से ये यूरिया एक्सक्रीट होगा प्राइमरी यूरिया की फॉर्म में, फिर उसके बाद किडनी में चला जाएगा वाटर में, वहाँ फिल्ट्रेशन होगी वाटर से तो यूरिन की फॉर्म में, फाइनली जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी, रेस्पिरेटरी सेल और लिवर और किडनी सेल की एग्जाम्पल MCQs के हवाले से भी, और यहाँ पर भी लाजमी ऐड कर देना है ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक जो हमारी 6th हेडिंग है दैट इज़ अबाउट ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ का आपने ये याद रख लेना है कि सेल जो होता है वो न्यूट्रिएंट की इनटेक कर रहा है, ठीक है, वो सेलुलर एनर्जी बना रहा है, ATP बना रहा है, ताकि वो अपने सेलुलर कंपोनेंट्स का बना सके, ताकि वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सके और लाइफ की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको वो रिप्रेजेंट कर सके। तो हम कहते हैं कि सेल ग्रो कर रहा है। सो ग्रोथ मींस व्हेन सेल इज़ गोइंग टू इनटेक न्यूट्रिएंट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू द सेलुलर कंपोनेंट्स। आपने ये भी ऐड कर लेना है कि ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सेल जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ इन साइज़, इंक्रीज़ इन सेल साइज़, इंक्रीज़ इन सेल मैस, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली लीड्स टू सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो ये तीन चीज़ें आपने लाजमी याद रख लेनी है कि ग्रोथ का मतलब है कि सेल न्यूट्रिएंट लेगा, अपने कंपोनेंट्स बनाएगा, उनको यूटिलाइज़ करेगा, तो सेल ने साइज़ में इंक्रीज़ करना है, सेल का मैस इंक्रीज़ हो जाएगा, डेफिनेटली वो सेल डिवीजन करेगा और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रोथ में कंसिडर होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें साथ में MCQs के हवाले से भी लाजमी याद कर लेनी है। साइज़, मैस और नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप उसको सेलुलर ग्रोथ का नाम देते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेटा आपने ये चीज़ ऐड करनी है कि सेल जब अपनी तमाम लाइफ प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म कर लेता है या लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेता है तो सेल ने ही जो होता है ना, अब उसकी लाइफ क्योंकि एंड होने वाली है तो उसने रिप्रोडक्शन करनी है। तो वो सेल रिप्रोडक्शन करेगा या तो माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। तो आपने साथ में ये चीज़ ऐड कर देनी है यहाँ पे कि इन केस ऑफ सोमेटिक और ऑर्डिनरी बॉडी सेल they undergo mitosis to produce identical daughter cells for growth and repair, and in case of germ-line cells या germ cells they undergo meiosis to produce gametes
फॉर सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो ये लाजमी आपने ऐड कर लेना है इस तरह से डाटा। वो क्या होगा कि सेल परफॉर्म ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ बट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ सेल इज़ गोइंग टू रिप्रोड्यूस आइदर बाय माइटोसिस एंड through by meiosis, and in case of somatic or ordinary body cells it undergo mitosis to produce identical daughter cell for growth and repair, while in case of germ cells meiosis creates gametes for cellular reproduction। तो ये आपका डाटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सीक्वेंस बेटा आपने लाजमी याद रख लेना है कि नंबर 1 है न्यूट्रिशन, नंबर 2 पर होता है होम्योस्टेसिस, नंबर 3 पर प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन की, नंबर 4 पर मूवमेंट है, नंबर 5 पर एक्सक्रीशन है, नंबर 6 पर ग्रोथ और नंबर 7 पर रिप्रोडक्शन है। ये इस वजह से आपको सीक्वेंस सेट करवाया है क्योंकि ये लाइफ का सीक्वेंस है, प्रॉपर्टीज़ का सीक्वेंस है, जो कि बहुत ऑथेंटिक तरीके से कि जब एक सेल अपने वकूफ़ पज़ीर होगा, वजूद में आएगा, तो सेल ने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि न्यूट्रिशन लेगा, नंबर 2 फिर उसने होम्योस्टेसिस यानी अपने फंक्शन मेंटेन रखने, नंबर 3 वो एनर्जी बनाएगा, नंबर 4 वो मूवमेंट करेगा ताकि फंक्शन परफॉर्म हो सके, नंबर 5 वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कराएगा, नंबर 6 क्या होगा कि अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों की वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है, नंबर 7 एट द एंड जब उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे डॉटर सेल्स बनाएगा ताकि लाइफ की एक नया सीक्वेंस जो है वो शुरू हो सके। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर की क्लियरेंस हो गई होगी। किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस न्यू बुक के स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक के लेक्चर्स मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह हम पूरी बुक कवर करेंगे। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको सरगोदा बोर्ड 2025 के नाम से जो है ना चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे, साथ में वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि आपने स्क्रीन पर देखा भी था, जो कि है सेल थ्योरी के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह ताला एज सुन एज़ पॉसिबल अपलोड कर दिया जाएगा। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।